नमस्कार स्टूडेंट। अभी तक हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के 43 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया है राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के 2 सेशन हुए हैं और राष्ट्रपति शासन का 1 सेशन हुआ है। आज राष्ट्रपति शासन का दूसरा सेशन हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लोग वो वाले लेक्चर देख लें, ठीक है। तो फिर चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल जो 356 है इसके प्रयोग को लेकर विवाद है, ठीक है। इसके प्रयोग को लेकर क्या विवाद है और जितनी भी बातें हैं आज हम सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आर्टिकल 356 के प्रयोग पर विवाद, ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन के प्रयोग पर विवाद क्या है। इस बात को डिस्कस करते हैं। तो ये मुद्दा कहाँ से उठा, ये विवाद का मुद्दा कहाँ से आ गया। तो पहले हम लोग अगर थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएं तो राष्ट्रपति शासन जब से संविधान लागू हुआ और आज तक लगभग 125 बार इसका यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कितने बार यूज़ किया गया है, ठीक है। तो संविधान लागू होने यानी 1950 से लेकर आज तक ये कितने बार यूज किया गया है? लगभग 125 बार प्रयोग किया गया। तो लग रहा है आपको कितने ज्यादा बार प्रयोग किया गया है भाई ये राष्ट्रपति शासन। क्या मामला रहा, ऐसा क्यों हुआ? जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक केवल 3 ही बार यूज हुआ है और वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी एक बार भी प्रयोग में नहीं लाई गई। तो ये इतनी बार क्यों प्रयोग? क्या इसको प्रयोग करना इतना आसान है? क्या कारण रहा, क्या वजह? सॉरी, तो भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा ना हो। मेरी नज़रों में तो ऐसा ही है। तो 1951 में पहली बार पंजाब में ये लगाया गया था। तो फर्स्ट टाइम कहाँ लगाया गया था? 1951 में पंजाब में पहली बार लगाया गया। प्रथम बार इम्पोज किया गया। क्या था वहाँ पर मामला था कुछ जो मुस्लिम लीग थी ना, तो वो लोग वहाँ पर खालिस्तान की मांग कर रहे थे कि मेरा खालिस्तान अलग बना दिया जाए। तो ऐसे कुछ मामलों को लेकर ये वहाँ पर लगा था, ठीक है। और 1977 में हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1977 में क्या हुआ? 1977 में जो रूलिंग पार्टी थी, जो सत्ताधारी पार्टी थी, जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी पहले, ठीक है। इंदिरा गांधी जी उसकी कमान को संभाल रही थी और 1977 में चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव का जब परिणाम आया तो सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस की सरकार यानी इंदिरा गांधी जी की सरकार हार गई। मामला क्या था हारने का, वो अलग की बात है, लेकिन हार गई। और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी 1977 में और वो थी जनता पार्टी की सरकार, ठीक है। तो जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 में। जनता पार्टी की सरकार, इसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई। देखिए, जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार यानी इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई, 36 का आंकड़ा रहता था। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनती है, तो
इन्होंने क्या स्टेप लिया, जो राज्य सरकारें थी, 9 कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया और वहाँ पर लगा दिया राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी। तो कितने राज्यों में इन्होंने क्या किया, 9 कांग्रेस शासित प्रदेशों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर दी बिना वजह, कोई वजह ही नहीं है। विवाद तो यहीं से शुरू होगा ना, तो कोई वजह नहीं है। और वजह पूछी गई, कांग्रेस की जो सरकार थी राज्यों में, ये बहुमत में भी थी, मेजॉरिटी में भी थी, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने, तो जैसे ही केंद्र में दूसरे दल की सरकार आई तो राज्यों के दूसरे दल की सरकार को वो ले डूबे। आर्टिकल 356 के तहत उन्हें हटा दिया और वहाँ लगा दिया राष्ट्रपति शासन। ये राजनीतिक उद्देश्य से इन्होंने ऐसा किया, कोई आधार, मजबूत आधार नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से ये सिद्ध होता है कि केंद्र जब चाहे तो राज्यों में अगर दूसरी पार्टी की सरकार है उसे हटा दे और उस राज्य को अपने नियंत्रण में ले ले। बिल्कुल राज्य सरकार यहाँ से तो लग रहा है कि कठपुतली, बहुमत है इसके बावजूद बैठा दिया गया। अब इंदिरा गांधी जी सोच में पड़ जाती है, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा समय है, अगर फ्यूचर में हमारा समय आया तो हम भी यही करेंगे। यहाँ से इस तरीके की होड़ शुरू हो जाएगी। तो बहुत जल्दी समय बदला और 1980 फिर से एक बार भारत में इंदिरा गांधी के हाथ में कमान आती है और फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है। कब? 1980 में। तो इसके आगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार और इंदिरा गांधी के हाथ में कमान। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है। अब इंदिरा गांधी तानाशाह टाइप लेडी, तो कहती है अब आएगा मज़ा, है ना, तुमने हमारी 9 सरकारों को हटाया था। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो 9 कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारों को हटा दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, तो किस आधार पर ये हटाया गया था? तो इन्होंने जानते हो क्या बोला? मोरारजी देसाई की सरकार ने बोला, ये देसाई यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये बोला कि राज्य विधानसभाएं जनमत खो रही थी, मतलब जो राज्य सरकार थी राज्य की विधानसभाओं में जनमत खो रही थी। कहता है इसका कोई जनमत नहीं है। अरे वाह, लोग कह दिया तो जनमत नहीं है और हटा दिया, ठीक है, इस आधार पर। अब इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, मैं भी बदला लूँगी, चुन चुन के बदला लूँगी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, जैसे ही इंदिरा गांधी सत्ता में आई 1980 में, इन्होंने क्या किया, तो जनता पार्टी शासित राज्य सरकारों को हटा दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो इन्होंने बदला ले लिया। तो यहाँ पर बदले की भावना से राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, ये अनुचित है ना। तो इससे क्या होगा, या तो नुकसान होगा ना। और इमरजेंसी कब इम्पोज की जाती है? जब कोई समस्या आती है उससे निपटने के लिए। यहाँ समस्या कोई नहीं है, ये राजनीतिक दल राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर ईगो की भावना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आर्टिकल 356 का मिसयूज हो रहा है, बिना किसी आधार के राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, यहीं से विवाद पैदा हो जाता है, ठीक है। तो 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस शासित 9 राज्य सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया। तो इंदिरा गांधी को मौका मिला 1980 में, तो उन्होंने भी यही किया, बदला ले लिया। तो ये यहाँ शुरू हो गया, तो कठपुतली बना दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया क्यों गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका प्रोविज़न
क्यों दिया था संविधान में, आगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उन्होंने तो इसका प्रोविज़न किया था एक अच्छे उद्देश्य के लिए, और यहाँ पर उद्देश्य ही बदल दिया गया। ठीक है, तो उनकी आत्मा बड़ी परेशान होगी कि उद्देश्य ही चेंज कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1992 में 1992 में फिर से एक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया 3 राज्यों में, एमपी, हिमाचल और राजस्थान। कहाँ पर? एमपी, हिमाचल और राजस्थान। तो 1992 में 3 राज्य, एमपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया 1992 में। और ये बीजेपी शासित राज्य थे, यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पर। ठीक है, राज्यों में। तो ये वही समय है जिस समय अयोध्या वाला मंदिर मस्जिद वाला मामला चल रहा था, ये वही दौर है 1992 का। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया गया। तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का आधार क्या दिया गया? तो इसमें क्या आधार बताया? केंद्र में जो केंद्र सरकार थी, इसका ग्राउंड क्या बताया कि किस आधार पर हम राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। केंद्र ने कहा कि केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में राज्य असमर्थ है। ठीक है, देखो समझना ध्यान से। केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा है, राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा है। मतलब राज्य इसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि धार्मिक संगठनों पर हमने लगाया है प्रतिबंध, और राज्य सरकार, ये जो 3 राज्यों की सरकार है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की, ये उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो 3 राज्य हैं, एमपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पर सांप्रदायिक हो चुके हैं। और संविधान में जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वो उसका मूल आधार है। और ये धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं कर रहे हैं, ये धार्मिक रूप से भेदभाव करने की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये सांप्रदायिकता को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं ये तीनों राज्य। इस आधार पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, और एक केस है, बहुत ही फेमस केस है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा। 1994 का एक केस था, एस.आर. बोम्मई। ठीक है, एस.आर. बोम्मई, ये केस था सुप्रीम कोर्ट में। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है, और जो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करेगा वहाँ संवैधानिक तंत्र का फेल माना जाएगा, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और तो 1992 में जो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वो इसी आधार पर लगाया गया, इसलिए ये उचित है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित करार दिया कि ये तो ठीक है,
क्लियर। तो हमने देखा 1951 में लगाया गया, फिर 1977 में लगाया गया, फिर 1980 में लगाया गया, फिर 1992 में लगाया गया। लगाया तो बहुत बार गया है, लेकिन हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसका प्रयोग पर विवाद है, ठीक है। राजनीति है ना, राजनीतिक आधार पर इसको लगाया जा रहा है 1977 में, 1980 में और भी बहुत बार, ठीक है। तो एक्चुअल में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे, जिनको संविधान निर्माण में बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है, तो उन्होंने जब राष्ट्रपति शासन का प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो अन्य सदस्य थे, उन्होंने इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने आलोचना शुरू कर दी। आलोचना शुरू कर दी। क्या आलोचना शुरू कर दी? कह रहे ये तो बेकार की चीज़ है, अगर इसको आप संविधान में रखेंगे तो केंद्र सरकार जब चाहेगी तब राज्य सरकारों को ले डूबेगी, उनको हटा देगी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देगी और राज्य सरकार की शक्तियाँ छीन लेगी। और ऐसा हुआ भी। ये संभावना जो उन्होंने बताई, मतलब जो संभावना संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने जताई थी, वैसा होने भी लगा। तो जानते हो अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? इन आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए इन आलोचकों को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा, ध्यान से समझना, तो अम्बेडकर साहब ने इन आलोचकों को क्या जवाब दिया कि देखो, जो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान हम कर रहे हैं, ये एक मृत पत्र की भांति ही रहेगा। ये जो शब्द इन्होंने बोला, मृत पत्र, डेड लेटर, मृत पत्र की भांति ही रहेगा। मतलब क्या हुआ? इसका हमेशा प्रयोग नहीं किया जाएगा, रेयर केस में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। अब मतलब आप समझ गए होंगे कि देखिए, अगर राज्य में कोई परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं तो पहले कोशिश कर लीजिए, अन्य विकल्पों को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। शायद परिस्थितियां सही हो जाएं। जब कोई साधन बचे ही ना, तब अंत में इसका प्रयोग किया जाएगा। कहते ऐसी हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाली सरकारों से। तो सरकारों का जो एथिक्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन का छोटी छोटी बातों को लेकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि अम्बेडकर साहब ने, उनको क्या पता था कि बाद की जो सरकारें हैं वो एथिकल नहीं होंगी, है ना, वो अपने एथिक्स से भटक जाएंगी। तो अम्बेडकर साहब ने जो सोचा उसका उल्टा करने लगे ये लोग। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देती है। इसका मिसयूज शुरू हो गया। जबकि अम्बेडकर साहब का मानना क्या था? ये अंतिम साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो हम लोग एक अगर मेडिकल की भाषा में देखें, मेडिकल की भाषा में जैसे कोई पेशेंट बहुत बीमार है और जब ये लग रहा है कि वो अब कोई दवाई उस पर काम नहीं कर रही है, ठीक है, अब सारे विकल्प, सारी मेडिसिन यूज़ कर ली गई,
अब कोई मेडिसिन अब कारगर नहीं है, तब एक इंजेक्शन होता है डेकाड्रॉन। कौन सा होता है? डेकाड्रॉन। तो डेकाड्रॉन तब दिया जाता है जब सारे विकल्प समाप्त हो जाए, और तब मरीज के ऊपर उसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जरा सा बीमार हुए डेकाड्रॉन दे दिया तो वो गड़बड़, नुकसान कर जाएगा। अब इसको और हम दूसरे शब्दों में समझे, इसका प्रयोग ब्रह्मास्त्र के रूप में होना चाहिए। तो अंबेडकर साहब का जो कहना था, इसका प्रयोग, ये 356 एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 356 ये क्या है? एक ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग। ये बाबा साहब ने ये शब्द यूज नहीं किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। डेकाड्रॉन और ब्रह्मास्त्र ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। नहीं तो आप ये मत कह दीजिएगा कि अंबेडकर साहब ने कहा। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 356 एक ब्रह्मास्त्र है। अब आप ये बताओ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कब करते हैं? जैसे आपने महाभारत की लड़ाई सुनी होगी, देखी होगी, रामायण की, महाभारत की। ठीक है, उसमें जो योद्धा लड़ते थे वो पहले तरह तरह के लड़ाइयाँ लड़ते थे, तमाम प्रकार के तीर चलाते थे। उनके तर्कस में बहुत सारे तीर होते थे। तर्कस जानते हो ना, पीछे जो ऐसे यहाँ लगा रहता है, यहाँ पर तीर रखे रहते थे और उससे युद्ध होता था। तो उस तर्कस में बहुत सारे तीर होते थे, उनमें से एक ब्रह्मास्त्र भी होता था। जो बहुत ही योग्य योद्धा होता था, उसको किसी भगवान की तपस्या की करते थे वो, तो वो ब्रह्मास्त्र दे देते थे उनको, और ये बोल देते थे कि देखो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमेशा नहीं करना है, जब तुम्हारे पास कोई विकल्प ना बचे तब ब्रह्मास्त्र चलाना है। ऐसा नहीं कि आप शुरू में गए और पहला ही तीर ब्रह्मास्त्र निकाला और मार दिया और बिना युद्ध किए सब खत्म। ऐसा नहीं तो वो ब्रह्मास्त्र की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको अगर बार बार यूज करें तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर था? तो जो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं उसको बार बार यूज नहीं किया जाता है, अंतिम विकल्प के रूप में। तो अंबेडकर साहब ने यही बोला भाई कि ये अंतिम विकल्प के रूप में हम दे रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़े, जब कोई विकल्प काम ना आए, तब इसको यूज़ कर लेना। आर्टिकल 356 को, अर्थात राष्ट्रपति शासन को। आई होप कि आप समझ गए होंगे आर्टिकल 356 का जो मर्म है वो क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ तो सरकारें इस ब्रह्मास्त्र को, इस डेकाड्रॉन को हर मरीज पर पहली बार इसको यूज़ कर देते, तो ये तो मिसयूज हुआ ना। मूल भावना समझ में आ गई आर्टिकल 356 की? चलो बताओ, सभी को आ रहा है? मूल भावना आ रही है समझ में इसकी, आर्टिकल 356 की? गुड, ओके, वेरी गुड। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। तो आराम से चीज़ें पेशेंस के साथ पढ़ते हैं, धैर्य के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, समझिए चीज़ों को। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी में धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है, भागना नहीं है। ठीक है, हम कोई वनडे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन। एक एक टॉपिक को समझिए और नोट्स बनाइए, धैर्य के साथ उसको एनालाइज कीजिए, उसका जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम और मेंस दोनों के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जब तक हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं करेंगे, समन्वित तैयारी नहीं करेंगे, किसी टॉपिक को हम समग्र दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने ऊपर पढ़ा ना प्रीलिम का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और ना ही मेंस का हो पाएगा, क्योंकि यूपीएससी का नहीं हो पाएगा। ये बात याद रखिएगा। और सही से पढ़ लिया तो प्रीलिम मेंस सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से पूछता है। तो चलिए अब लोग बात करते हैं कि क्या आर्टिकल 356 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं क्या हैं इसकी? न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं क्या हैं? क्या पॉसिबिलिटीज है? संभावनाएं
न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भैया? जुडिशियल रिव्यू, है ना बच्चों। अब इसका मीनिंग क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा का मीनिंग क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट को किसी विधि, मतलब जैसे कोई विधि बनाई गई भारत में, तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी संवैधानिकता की जांच करने का राइट होता है, इसी को कहते हैं न्यायिक समीक्षा। और अगर वो विधि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती हुई पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को जीरो घोषित कर देगी, यानी उसको प्रभावहीन कर देगी। इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ओके, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो क्या आर्टिकल 356 का जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं होगा, इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं? अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया, इसकी उद्घोषणा कर दी, तो क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं? ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दो संशोधन हम लोग देखेंगे भाई, है ना। दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर हमें देखने पड़ेंगे। एक 1975 वाला जो 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 1975 का 38वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो 38वां संविधान, ये कई बार बता चुके हैं, संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1975। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1975 में कौन होगा? इंदिरा गांधी जी होंगी, ठीक है। माननीय इंदिरा गांधी जी एक तानाशाह लेडी थी और इनके संशोधन में तानाशाही दिखेगी, डिक्टेटरशिप दिखेगी, ऑटोक्रेसी दिखेगी, इनके जो भी ये काम करती थी। तो 1975 में 38वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें दो बातें कही गई, ठीक है। अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति की संतुष्टि ही सर्वे सर्वा है। क्या मतलब? देखो, अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति की संतुष्टि ही सब कुछ है। मतलब अगर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ने लगा दिया और राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगाया ही इसलिए कि वो उससे संतुष्ट हैं, तो अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हैं तो फिर इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यानी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। 38वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी ने ये प्रोविज़न करा दिया। मतलब क्या हुआ? इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे न्यायालय में चैलेंज, चुनौती एक बात को बहुत अच्छे से समझना है। अब यूपीएससी यही तो स्टेटमेंट बनाएगा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, यही तो स्टेटमेंट बनाएगा भाई। अब आप देखो, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन आप याद रखिएगा, एक बात आप अपने दिमाग में भर लीजिएगा, बिठा लीजिएगा, फीड कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति जो कुछ भी करते हैं वो राष्ट्रपति की मर्जी नहीं होती है, वो होती है प्रधानमंत्री की मर्जी, ठीक है। राष्ट्रपति तो सिर्फ एक माध्यम है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही कोई भी काम करेंगे, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री की संतुष्टि। और प्रधानमंत्री इस समय कौन है?
इंदिरा गांधी जी हैं, एक तानाशाह टाइप की वो लेडी हैं, वो कहती हैं कि मैं संतुष्ट, प्रधानमंत्री संतुष्ट, और हमने राज्य में लगवा दिया राष्ट्रपति शासन, राज्य सरकार को खत्म कर दिया और उस राज्य की शक्ति हमने अपने हाथ में ले ली। इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं संतुष्ट हूं। लो क्या बात। तो यहां पर आपको तानाशाही दिख रही है ना इंदिरा गांधी जी की, ये बात 38वें संविधान संशोधन में। अब जानते हो क्या हुआ, फिर वही बात 1977 में इंदिरा गांधी जी हार गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई ने उठाया, एक नया संशोधन करा दिया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में इंदिरा गांधी जी ने जो प्रोविजन किया होगा उसको बदल दिया गया होगा। जी बिल्कुल। तो इंदिरा गांधी जी जो करती हैं उसका अपोजिट कौन कर रहा है? जनता पार्टी सरकार, मोरारजी देसाई। 36 का आंकड़ा आपको दिखेगा संशोधनों में, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 उपर्युक्त प्रावधान को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो आगे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ बनाता हूँ। चलो इसके बाद क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन, ये बिल्कुल आप रट लीजिए, तो रट ही गए होंगे ना अब तक। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जो प्रावधान था 38वें संविधान संशोधन का, इसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि तहत उपर्युक्त प्रावधान यानी प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया। कर दिया गया मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगी। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति संतुष्ट है तो उसका चुनौती नहीं दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति ने अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया किसी राज्य में तो उसको न्यायालय में चैलेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है कि राष्ट्रपति संतुष्ट तो सब कुछ संतुष्ट, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, टेक्निकल भाषा अगर हम प्रयोग करें तो राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के दायरे के बाहर नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, देखो, राष्ट्रपति की संतुष्टि, आप लोगों को दिख रहा है ये नीचे, संतुष्टि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, नहीं क्या बोलते हैं, हाँ, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं, दायरे से बाहर नहीं है, मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, यानी इसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर, ठीक है, आ रहा है सभी को? ठीक है, ओके, गुड, चल। तो जो मैं लिख रहा हूँ पूरा दिख रहा है सही से? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ आपके मैसेज क्या है, कैसे है, सभी को आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलो। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे, और वो होगा बोम्मई केस, ठीक है। SR बोम्मई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग राष्ट्रपति शासन के विवादों को डिस्कस करेंगे तो अगर प्रीलिम में क्वेश्चन बनता है तो आप टिक कर ही दोगे, लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो SR बोम्मई केस को जरूर कोट करना होगा अगर वो राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बोम्मई केस 1994, इसकी बात करेंगे। SR बोम्मई
मामला, केस मतलब वाद या मामला, ये 1994 का केस है। और इस केस में क्या क्या बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है और केस का स्टडी करता है तो उस स्टडी के दौरान वो कुछ डिसीजन सुना देता है सुप्रीम कोर्ट, और वो डिसीजन फिर भारत में मान्य होते हैं, ठीक है। और अगर कोर्ट के डिसीजन को कोई ना माने तो फिर कोर्ट दंड देने की शक्ति भी रखता है, जिसको हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है आर्टिकल 129 में। तो जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में इसमें मतलब इस केस में कुछ निर्णय सुनाए गए। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में कुछ निर्णय दिए गए, कुछ निर्णय दिए गए। तो वो निर्णय कौन कौन से हैं, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की जो घोषणा है, इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, ठीक है। इन्होंने भी बोला, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो क्या बोला, पहला निर्णय, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा होगी, है ना। पहला, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में ठीक है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है, मतलब उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस में निर्णय दिया है, ठीक है। दूसरा सॉरी ओके, चलिए मैं फ़ोन को यहाँ रख लेता हूँ, इसी में मैं देखता रहूँगा। कोई अगर किसी की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो इसमें दूसरा जो डिसीजन था, राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति के कार्य पर राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि राष्ट्रपति का कार्य अगर अतार्किक हो, ठीक है, अतार्किक मतलब उसका कोई लॉजिक ना हो, यदि कार्य अतार्किक हो, मतलब अगर अतार्किक ढंग से राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया तो राष्ट्रपति के उस कार्य पर न्यायालय रोक लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 356 का प्रयोग किस स्थिति में होगा, ऐसा कुछ गाइडलाइन दे रहा है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट, केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्क सम्मत कारण उपस्थित करे, ठीक है। क्या है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रपति शासन को उचित ठहराने या उचित सिद्ध करने के लिए उचित कारण प्रस्तुत करें, सर्वसम्मत कारणों को प्रस्तुत करें।
कारणों को प्रस्तुत। ठीक, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो केंद्र उसके उचित कारण बताए, और अगर उचित कारण नहीं बताता है तो फिर तो समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाते हैं, ध्यान से समझना, यदि अगला चौथा मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो कुछ लिख दूंगा, कुछ ऐसे ही बता दूंगा कि जैसे मान लिया राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की राष्ट्रपति महोदय ने, और वो चैलेंज कर दिया गया न्यायालय में, और न्यायालय ने उसे अनुचित पाया कि ये अनुचित तरीके से लगाया गया है। ठीक है, मतलब उसे असंवैधानिक पाया या अवैध पाया, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार होता है। क्लियर? एक बार फिर से समझिए ध्यान से। मान लो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ने लगा दिया और उसको चैलेंज कर दिया गया उस राज्य सरकार के द्वारा न्यायालय में, और न्यायालय ने पाया कि ये अनुचित ढंग से लगा दिया गया है, अतार्किक ढंग से लगा दिया गया है, असंवैधानिक तरीके से लगा दिया गया है, अवैध तरीके से लगा दिया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट, जानते हो क्या सुप्रीम कोर्ट के यहाँ क्या राइट होगा कि आपने राष्ट्रपति शासन लगाया और उस राज्य सरकार को आपने विघटित कर दिया, उसे पुनः स्थापित अब हम कर देते हैं, और जो आपने राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया उसे अब हम पुनः बहाल कर देते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन वहाँ से हटाओ। ठीक है, और जो आपने राज्य सरकार को विघटित किया है वो फिर से स्थापित होगी, वही सरकार, कोई चुनाव नहीं होगा, वही सरकार बहाल की जाएगी, वही विधानसभा जिसे आपने निलंबित किया उसे ही बहाल किया जाएगा, कोई नया चुनाव नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चौथा है। एसआर बोम्मई केस में और क्या क्या बातें हैं जल्दी से हम लोग इनको समझते हैं। क्लियर? नोट करते जाइएगा, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। नोट्स मेकिंग का काम आपका चलता रहना चाहिए, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, राज्य विधानसभा केवल तभी विघटित की जा सकती है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट, इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य विधानसभा केवल तभी विघटित की जा सकती है जब तो जब क्या, देखो, संसद राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दे, अनुमोदन कर दे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर, यानी प्रीवियस लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 43 था, उसमें हमने आपको बताया था राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद कितने दिनों के भीतर करती है, 2 महीने के भीतर अनुमोदन कर देना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति शासन का 2 महीने के भीतर संसद ने अनुमोदन कर दिया, तब राज्य की विधानसभा को विघटित किया जाएगा, अदरवाइज उसे विघटित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, एक मिनट, हाँ, ओके, क्लियर। और जब तक संसद की अनुमति नहीं मिलती तब तक राष्ट्रपति विधानसभा को भंग नहीं करेंगे, विघटित नहीं करेंगे, केवल निलंबित कर सकते हैं, भंग या विघटित नहीं करेंगे, मतलब उसे समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, अनुमोदन कर दे तो ये विघटित कर सकते हैं, अदरवाइज केवल निलंबन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, विघटित नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। तो राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित करेंगे यदि संसद मंजूरी देने से असमर्थ हो जाती है। संसद ने मंजूरी नहीं दी तो फिर तो वो विधानसभा बहाल हो ही जाएगी,
ठीक है, उन्होंने निलंबन कर रखा था, लेकिन वो बहाल हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, ओके। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट के तौर पर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे और मेंस से जब लिखने के लिए आएगा यही आप तर्क दोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक बात इन्होंने ये कही, SR बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट महोदय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ठीक है, धर्म निरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। अर्थात इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर कोई राज्य धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है, किसी विशेष संप्रदाय के लिए काम कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो गया। एक धर्म का सपोर्ट कर रहा है, दूसरे का विरोध कर रहा है, ये क्या हो गया? भेदभाव हो गया, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो गया। अगर ऐसा कोई राज्य करता है तो फिर आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, जैसा कि 1992 में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में किया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ उचित बोला था। तो ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट थे, इन्होंने ये निर्णय यहाँ पर दिया। मतलब यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई वहाँ की जा सकती है। ओके, क्लियर? वेरी गुड। हाँ, ओके, बहुत अच्छे। चल, अब देखो, बहुत सारे डिसीजन है इसमें, तो ये नोट करते रहिए। बहुत सारे निर्णय यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट महोदय ने दिए हैं। राज्य सरकार का विधानसभाओं में विश्वास मत का प्रश्न, राज्य सरकार का विधानसभाओं में विश्वास मत का प्रश्न, ठीक है, ये क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे राष्ट्रपति जो गवर्नर होते हैं राज्य के, वो कभी कभी क्या बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास गिर गया है। ठीक है, तो ये राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर देते हैं कि इस अमुक राज्य की जो सरकार है, इसका उस राज्य की विधानसभा में विश्वास मत गड़बड़ा गया है। ठीक है, इसने विश्वास खो दिया है, इसलिए आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ऐसा करके बहुत बार मिसयूज होता है। तो राज्यपाल के कह देने मात्र से इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा कि वास्तव में राज्य सरकार का विधानसभाओं में विश्वास मत गिरा है कि नहीं। इसको चेक कहाँ किया जाएगा? इसको चेक किया जाएगा संसद में। तो प्रश्न को संसद में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, संसद में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा में इस अमुक राज्य सरकार का विश्वास मत गिर गया है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ऐसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको निश्चित किया जाएगा, इस बात को संसद में रखा जाएगा। ठीक है, तो जब तक कि ये
सिद्ध ना हो जाए संसद में, तब तक मंत्रिपरिषद यानी राज्य की सरकार को विघटित नहीं किया जाएगा। ओके, चलो क्लियर। नोट करते रहिए, आप लोग नोट्स बनाती रहिएगा, अपना कार्य प्रगति पर जारी रखिएगा। ठीक है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ओके, चलो 1 मिनट में ज़रा पानी पी लेता हूँ, काफ़ी देर से मैं अगला निर्णय एसआर बोम्मई में अगला निर्णय, जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल आता है, जब केंद्र में कोई नई पार्टी की सरकार आती है, कोई नई पार्टी की सरकार आती है, तो उसे राज्यों की अन्य पार्टी की सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि 1977 और 1980 में हुआ था। ऐसा नहीं कि केंद्र में हमारी सरकार आ गई तो हम बौखला गए और राज्य सरकार को हमने मारा कि डुबो दिया, उसे हटा दिया। तो हम मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार केंद्र में बना लेते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, पूर्ण बहुमत से बना लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास ताकत आ गई तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अब किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है तो हमें लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इस राज्य को हमें अपने अंडर में लेना है, तो हम क्या करें, उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दें और कोई भी बहाना बना दे कि ये स्थिति थी और इसलिए हमने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसी मनमानी आप नहीं कर सकते हैं, आपको ये राइट नहीं, जब तक कि कोई उचित कारण मौजूद ना हो। अगर कोई कारण मौजूद है, अगर आपके द्वारा दिया गया प्रशासनिक निर्देश वो राज्य सरकार नहीं मानती है, तब तो आप ऐसा कर सकते हो। तो वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर माना जाएगा, तब तो आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे किसी अतार्किक ढंग से आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ओके, नेक्स्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, नेक्स्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियां विशेष प्रकार की शक्तियां हैं, ठीक है, 56 की शक्तियां विशिष्ट हैं, स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट हैं, और जो चीज़ विशिष्ट है उसको किसी भी मौके पे उसे यूज़ नहीं किया जाएगा, एक विशेष मौके पर उसको यूज किया जाएगा। तो ये शक्तियाँ विशिष्ट हैं, इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही किया जाए, इसलिए इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही किया जाए। ये बड़ा अच्छा डिसीजन, वो ये ब्रह्मास्त्र नहीं जो अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये अंतिम विकल्प के रूप में इसे प्रयोग किया जाना चाहिए, हमेशा नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिसीजन हम लोगों ने यहाँ पर देखे एसआर बोम्मई केस में, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर
राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में उचित होगा और किन परिस्थितियों में अनुचित होगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में उचित होगा और किन परिस्थितियों में अनुचित होगा, अगर ये पता चल जाए हमें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें हम कहें कि राष्ट्रपति शासन उचित है और उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं करेंगे, करेंगे भी तो न्यायालय कोई एक्शन नहीं लेगा, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन अनुचित हो जाता है। ठीक है, अगर ये बात हमें पता चल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सरकारिया आयोग और जो अभी हमने एसआर बोम्मई केस पढ़ा है, इसमें वे परिस्थितियां उल्लिखित हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब उचित और कब अनुचित माना जाएगा, कब अनुचित माना जाएगा। ये एक प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप सरकारिया आयोग की रिपोर्ट देखें। सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था 1983 में, जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो उस रिपोर्ट में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बताया गया था। तो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट अगर हम लोग देखें और एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन देखें तो हमें पता चल जाएगा कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन उचित है और किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन अनुचित है। तो इसके लिए इसके उचित और अनुचित को चेक करने के लिए हमें दो जगह झांकना पड़ेगा, एक सरकारिया आयोग की रिपोर्ट और एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। ठीक है, तो सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन ये 1983 में गठित किया गया था और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, आयोग की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो 1988 में इसने दी। और एसआर बोम्मई केस 1994, इसमें जो निर्णय दिए सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसमें वे परिस्थितियां उल्लिखित हैं जो अनुच्छेद 356 के उचित और अनुचित होने को बताती है। ठीक है, तो इनसे हमें उचित और अनुचित के बारे में पता चलेगा, होने की परिस्थितियां उल्लिखित है। परिस्थितियां, ये आपको दिख रहा है, परिस्थितियां उल्लिखित हैं। ठीक है, तो एसआर बोम्मई केस तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, तो इससे वो बहुत सारी परिस्थितियां हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम वो परिस्थितियां डिस्कस कर लेते हैं जो राष्ट्रपति शासन को उचित ठहराएंगी, फिर वो परिस्थितियां डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जो राष्ट्रपति शासन को अनुचित ठहराएंगी। तो अनुचित परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, और अगर उचित परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो फिर वो तो ठीक है। ठीक है, तो चलिए तो लेक्चर मुझे लगता है लगभग 45-50 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी 10 मिनट आप लोग और थोड़ा सा धैर्य रखिए और इसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं, तब लेक्चर को ओवर करेंगे। क्लियर? चलो, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की उचित परिस्थितियां, तो उचित परिस्थितियां इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली जो उचित परिस्थिति है, मान लो राज्य में चुनाव हुआ, राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ और कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसका मतलब है त्रिशंकु विधानसभा। क्या बोलते हैं उसको? त्रिशंकु विधानसभा।
अब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो उसको बोलेंगे त्रिशंकु विधानसभा। तो जब चुनाव हुआ विधानसभा का और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अब राज्यपाल तो बहुमत दल के नेता को बुलाएंगे कि आप सरकार बनाओ, और किसी को बहुमत मिला नहीं और कई दल मिलकर गठबंधन भी नहीं बना पा रहे हैं, तो अब राज्य सरकार तो बन नहीं पाएगी। और जब राज्य सरकार बन नहीं पाएगी तो फिर राज्य की शक्तियाँ किसके हाथ में जाएंगी? केंद्र के हाथ में। तो फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में लगाया जाएगा तो वो उसे उचित माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति मान लीजिए जब बहुमत जिस पार्टी को मिला राज्य के विधानसभा चुनाव में और वो पार्टी कहती है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमें सरकार नहीं बनानी, हम तो सिर्फ मज़े के लिए चुनाव हमने लड़ा था। हालांकि ऐसा होगा नहीं, जिसको सरकार बनाने के लिए तो मारामारी रहती है। अब जिसको बहुमत मिल गया हो तो सरकार क्यों नहीं बनाएगा। हाँ, लेकिन मान लो कोई सनकी टाइप है और कहे कि पार्टी सनकी टाइप पार्टी है, उसने बहुमत हासिल कर लिया, बोले हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमें तो ऐसे ही मज़े में चुनाव लड़ा था, हमें बहुमत मिल गया। ठीक है, तो बहुमत प्राप्त पार्टी सरकार बनाने से मना कर दे तो मैं लिख देता हूं, बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी सरकार बनाने से मना कर दे, सरकार बनाने से मना कर दे। अब तो बड़ी समस्या है। जिस पार्टी को बहुमत मिला उस पार्टी ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे नहीं, हमने तो मजे के लिए चुनाव लड़ा था। ठीक है, और तब राज्यपाल क्या करेंगे? तो राज्यपाल इसका विकल्प ढूंढेंगे। क्या करेंगे? राज्यपाल ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है, विकल्प ढूंढेंगे। क्या विकल्प ढूंढेंगे? कि कोई और भाई मिल जाए जो सरकार बनाए। तो बहुमत तो इस पार्टी को मिला तो दूसरी पार्टी को बहुमत तो होगा नहीं। तो पार्टियां तो भारत में बहुत हैं। ठीक है, एक पार्टी को बहुमत मिला, उसने सरकार बनाने से मना कर दिया, तो राष्ट्र